आज के वीडियो में स्वागत करता हूं। जितने भी मेरे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है, वेलकम है। फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस के यह वीडियो होने वाला है। बिहेवियर साइंस में आपको पता है साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी दो सब्जेक्ट आपके पढ़ने हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं आज का यह वीडियो डिफिनीसन नंबर कितना है, डिफिनीसन नंबर तीसरा का वीडियो है। ठीक है, मैं पहले ही कहा हूँ कि चार वीडियो सभी सब्जेक्ट में आएंगे डिफिनीसन का, तो अभी ये तीसरा वीडियो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हम लोग डिफिनीसन ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं। जो हमने डिफिनीशन या टर्मिनोलॉजी नहीं देखे हैं वो शुरू करते हैं। अब मैं ये इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 5 से 10 नंबर सीधा देगा और साथ में यह आपके यूनिट को, चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। पहला है इंटेलिजेंस, बुद्धि क्या होता है, बुद्धि के बारे में बताना है। तो देखिए बुद्धि मतलब समझ रहे हैं ना, इंटेलिजेंस। देखिए बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। बुद्धि क्या है, बुद्धि एक व्यक्ति के अंदर क्या है, जज करने का, वेल जज मतलब अच्छा तरह से निर्णय लेने का, समझ गए, समझने का और तर्क करने का एक योग्यता है। बातें को समझ गए। बुद्धि जो है, किसी का आदमी नहीं कहता है इसका बुद्धि खराब हो गया। बुद्धि खराब हो गया मतलब न सही से बोलेगा, न सही से निर्णय ले पाएगा, न सही से समझेगा चीज़ों को और न वह सही से तर्क लगा पाएगा। तो लोग कहता है इसका बुद्धि जो है भ्रष्ट हो गया है, खराब हो गया, मतलब न वो निर्णय सही से ले रहा है, न किसी चीज़ को समझ रहा है सही से और न वो चीज़ों को सही से कर पा रहा है। तो यही बुद्धि जो होता है, बुद्धि अच्छी तरह से निर्णय करने और समझने और तर्क करने की एक योग्यता होती है। बातें को समझ गए, यही बुद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कानून, लॉ क्या होता है। अब समझिए, अगर आपके समाज में, देश में अगर कानून, लॉ नहीं होता अगर, तो क्या हश्र होता। लॉ है तब तो इतना क्राइम होता है, इतना सब चीज़ होता है। कानून है तो, अगर कानून नहीं होता तो समझिए क्या होता। एक दूसरे के प्रति जैसे ही किसी को किसी से कुछ होता तुरंत एक्शन आदमी खुद से ले लेता, खुद से निर्णय करता और यह समाज के लिए बहुत खतरा हो जाता। तो कानून जो है व्यक्ति को एक सीमा तक रहने के लिए, दायर सीमा, एक तय सीमा होता है, उतना तक व्यक्ति को आज़ादी देता है। उस सीमा से ज़्यादा अगर कोई कुछ करता है तो फिर वह जो है एक कानून के अंदर अपराध हो जाता है। ठीक है, कानून कानून सामाजिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन है। वही चीज़ें है, कानून एक सामाजिक नियंत्रण में यानी समाज पर नियंत्रण करने का एक इफ़ेक्टिव साधन है, एक प्रभावशाली साधन है। बिल्कुल, कानून के द्वारा ही तो जो है आप समाज पर, देश पर नियंत्रण रखते हैं ना। कानून के डर से कहिए या जो भी कहिए, लेकिन उसका प्रभाव है तभी तो लोग जो है इसके अंदर में हैं। तो कानून एक प्रभावशाली क्या है, साधन है नियंत्रण करने का समाज पर। ठीक है, कानून का कार्य स्वतंत्रता एवं अधिकारों की रक्षा करना। कानून का काम है कि किसी व्यक्ति को अगर अधिकार और अगर स्वतंत्रता की हनन हो रहा है तो उसको रक्षा करना, क्योंकि सभी व्यक्ति को अपना अपना आज़ादी है, अपना अपना राइट्स है, अधिकार है। अगर इनके राइट्स को और अधिकार को कोई व्यक्ति के द्वारा, कोई संस्था के द्वारा अगर या सरकार के द्वारा हनन किया जाएगा तो वह उसके विरुद्ध में आगे तक जा सकता है, यही कानून के द्वारा ही। ठीक है, नेक्स्ट है एवं नागरिकों को कर्तव्य के प्रति सचेत करना। कानून के द्वारा हर एक नागरिक को क्या कर्तव्य है अपने देश के लिए, क्या ड्यूटीज है, इसको जो है सचेत करना कानून है। कानून समझ गए। कानून एक सामाजिक नियंत्रण, प्रभावशाली नियंत्रण साधन है जिसके द्वारा जो है स्वतंत्रता और अधिकारों को भी रक्षा करना जो है वो संभव होता है और नागरिकों को उसको कर्तव्य के प्रति सचेत करना कानून का दायित्व है। ठीक है, आगे है परसेप्शन। परसेप्शन को हम लोग प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, अवबोधन कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रत्यक्षीकरण इंद्रियों की सहायता से पदार्थ या बाह्य घटनाओं को जानने की क्रिया है। देखिए, अवबोधन या प्रत्यक्षीकरण, आपके सामने जो भी चीज़ें हैं और उस चीज़ के बारे में आप जो जान रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वही प्रतिरक्षीकरण होता है। प्रतिरक्षीकरण के द्वारा आप किसी चीज़, किसी पदार्थ, किसी बाह्य घटनाओं के बारे में जानते हैं और आपको जानकारी मिलती है। ठीक है, तो यही जो है आपका परसेप्शन होता है। और परसेप्शन किसके द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा, जैसे सुनना, कान के द्वारा सूंघना, नाक के द्वारा देखना, आँख के द्वारा देखना, स्पर्श मतलब त्वचा, यह सब इंद्रिय के द्वारा जो है आपको प्रत्यक्षीकरण होता है। बातें को समझ गए। चलिए
मैरिज विवाह क्या होता है? विवाह मैरिज मैरिज क्या होता है? ये सोशियोलॉजी का है। विवाह पति अथवा पत्नी के सामाजिक बंधन का नाम है। विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें पति पत्नी आपस में सामाजिक बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, क्या है विवाह? क्या है? तो विवाह पति अथवा पत्नी के सामाजिक बंधन का नाम है। ठीक है, बात सही है। जब किसी को शादी नहीं हुआ रहता है तो देखते होइएगा वह फ्री रहता है, व्यक्ति फ्री रहता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही ब्याह होता है तो पति और पत्नी दोनों एक सामाजिक बंधन में बंध जाता है। दोनों एक दूसरे के बगैर इधर उधर हिल नहीं सकता है, नहीं कहता है, पता तक नहीं हिलता, वही वाला बात होगा। इसीलिए इसको एक बंधन कहते हैं। जब तक शादी नहीं हुआ रहता है वह एक फ्री रहता है आदमी। ठीक है, विवाह एक ऐसा संस्कार है, विवाह एक संस्कार भी है जिसमें पति पत्नी आपस में सामाजिक बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, विवाह एक सामाजिक संस्कार है जिसमें पति और पत्नी आपस में सामाजिक बंधन में बंध जाते हैं। ठीक है, तो मैरिज के बारे में समझ गए। मैं बार बार कहता हूँ कि आप जो भी लोग हैं, अगर आप खुद से एक बार नहीं पढ़िएगा, वेबसाइट पर जाकर हम सब दे रहे हैं नोट्स, अगर वहाँ पर जाकर नहीं पढ़िएगा तो फिर दिक्कत होगा। एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपने पास आत्महत्या। आत्महत्या के बारे में हमें जानना है, सुसाइड के बारे में। देखिए इसमें दो टर्म है, एक है आत्म, ठीक है, एक है आत्म और एक प्लस है हत्या। ठीक है, आत्महत्या। आत्महत्या, आत्म मतलब स्वयं और हत्या मतलब मारना, मतलब स्वयं को मारना। हत्या मतलब नुकसान पहुंचाना भी होता है। ठीक है, यानी स्वयं को नुकसान पहुंचाना या स्वयं को ख़त्म करना ही जो है आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, स्वयं को स्वयं से, इसीलिए आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, मनुष्य द्वारा अकस्मात योजना तरीके से, देखिए कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करता है तो ऐसा नहीं है कि वो बिना सोचे कर लेता है। भले वो गलत स्टेप उठाए, भले वह उसका माइंड ठीक नहीं हो, ठीक सिचुएशन में नहीं हो, लेकिन वह व्यक्ति सोच के ही आत्महत्या करता है। ऐसा नहीं है कि जो है ऑटोमेटिक करने लगता है, वह अकस्मात, ठीक है ना, अकस्मात करता है बट योजनाबद्ध तरीके से करता है। स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना ही आत्महत्या कहलाता है। बातें को समझ गए? मनुष्य द्वारा आत्महत्या कौन मनुष्य करेगा? जानवर थोड़ी कर लेगा, पेड़ पौधा थोड़ी ना कर लेगा। तो मनुष्य द्वारा अकस्मात योजनाबद्ध प्लानेड तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना ही आत्महत्या कहलाता है। ठीक है, आत्महत्या के कई कारण हो सकते हैं। अब ये जो आत्महत्या होता है सुसाइड, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अपनी व अपने परिवार की आर्थिक व सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाना, रोग से ग्रस्त होना, पढ़ाई लिखाई में असफल रहना। ठीक है, किसी प्यारे को खो देना। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो ये सब जो है आपके होते हैं, आत्महत्या के अनेकों कारण हो सकते हैं। बाकी आत्महत्या अकस्मात प्लानेड योजनाबद्ध तरीके से स्वयं को हानि पहुंचाना या अपना जीवन समाप्त करना ही आत्महत्या कहलाता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे है मेंटल हेल्थ है। देख लीजिए, मेंटल हेल्थ कहने का मतलब है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य कहने का मतलब है कि मानसिक स्वास्थ्य वह क्षमता है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना धैर्यपूर्वक कर उनसे प्रभावपूर्ण समायोजन बिठा लेता है। देखिए, मानसिक स्वास्थ्य और अस्वस्थ, मानसिक स्वस्थ और अस्वस्थ, स्वस्थ होगा व्यक्ति तो वह प्रतिकूल अपोजिट कंडीशन में भी, गड़बड़ सिचुएशन में भी वह अपने आप को ढाल लेगा, अपने आप को सामना धैर्यपूर्वक करेगा, समायोजन बैठा लेगा। और एक अच्छे व्यक्ति को उसी को माना जाता है जो अपोजिट कंडीशन में भी, अपने से प्रतिकूल स्थिति में भी खुद को सामना करे, धैर्यपूर्वक प्रभावपूर्ण समायोजन बैठा ले, और वही मानसिक स्वास्थ्य होता है, मेंटल हेल्थ होता है। बातें को समझ गए? अगर मानसिक अस्वस्थ होगा व्यक्ति तो वह धैर्य नहीं बनाएगा, प्रतिकूल परिस्थिति में घबराने लगेगा। ठीक है, सामंजस्य नहीं बैठा पाएगा, समायोजन नहीं होगा, और वह जो है अस्वस्थ व्यक्ति होता है। बातें को समझ गए? चलिए आगे है बिहेवियर। यहाँ पे व्यवहार क्या होता है? व्यवहार व्यक्ति की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया अथवा क्रिया को कहते हैं जिसमें मन और शारीरिक प्रक्रिया शामिल है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो बाहरी हो या भीतरी। देखिए, बिहेवियर एक प्रकार से दिखने वाला चीज़ें होता है। ठीक है, बिहेवियर जो होता है, व्यवहार व्यक्ति की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया और क्रिया को कहते हैं। जैसा व्यक्ति
प्रक्रिया हो करेगा, जैसा प्रतिक्रिया रिएक्शन दिखाएगा, जैसा काम करेगा, इसी तीनों में उसका व्यवहार भी झलकते रहता है। इसीलिए कहता है व्यवहार व्यक्ति की प्रक्रिया, प्रतिक्रिया अथवा क्रिया को कहते हैं। जैसा क्रिया, जैसा प्रक्रिया करेगा व्यक्ति, इसी में उसका व्यवहार भी दिखता है। ठीक है, इसमें मन और शारीरिक प्रक्रिया शामिल है, चाहे वह बाहरी व भीतरी हो। ठीक है, चाहे वह बाहर से करने वाला जो है प्रक्रिया हो, चाहे भीतरी प्रक्रिया हो, इसमें मन और शरीर दोनों शामिल होता है व्यवहार में। बातों को समझ गए? चलिए आगे है अपराध। अपराध क्या होता है? क्राइम या डेलिक्वेंसी क्या होता है? अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला ऐसा दुर्व्यवहार जो तय हुई कानूनी सीमाओं को लांघता हो, अपराध कहलाता हो। मैंने पहले बताया कानून बनाया गया है। ठीक है, कानून बनाया गया है, कोई व्यक्ति इस कानून के सीमा से बाहर चला जाता है, सीमा को लांघ देता है, तो वह अपराध कहलाता है। यही अपराध होता है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति द्वारा जो भी दुर्व्यवहार किया जाता है और वह तय सीमा से लांघते हुए बाहर चला जाता है, मतलब अति हो जाता है, तो वही जो है अपराध कहलाता है। अपराध देश के कानून द्वारा प्रतिबंधित कार्य है जिसके लिए दंड की व्यवस्था है। समझ गए? अपराध जो है देश के कानून द्वारा प्रतिबंधित कार्य है। कानून इसको प्रतिबंध किया हुआ है, बैन लगाया है कि कोई भी व्यक्ति चोरी डकैती ये सब करेगा तो ये सब गलत है, इस पर कानून का प्रतिबंध है, और इसको कोई करेगा तो इसके लिए दंड का व्यवस्था भी है। तो अपराध एक जो है सीमाओं को, आपके दुर्व्यवहार के सीमाओं को लांघता हुआ अपराध कहलाता है। थोड़ा मोड़ा अगर करता है तो व्यक्ति बचता है, ज़्यादा करता है तो देखते हैं ना कि जिस टाइप से व्यक्ति क्राइम करता है उसी टाइप से उसको जो है दंड भी मिलता है। छोटा मोटा तो कोई जो है छोटा मोटा अगर चोरी किया रहता है तो देखते होइएगा उसको 2-4 थप्पड़ पुलिस मार के थोड़ा ये वो करके छोड़ देता है। लेकिन कोई अगर बड़ा चोरी किया है, किसी को पीटा है, किसी को मर्डर किया है, तो उसको उसी हिसाब से दंड भी मिलता है। ठीक है, तो यही अपराध होता है। अब आता है परिवार। फैमिली क्या है देख लीजिए। फैमिली, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है। देखिए परिवार भी एक समूह ही होता है, परिवार में एक व्यक्ति तो होता नहीं है। ठीक है, और एक व्यक्ति से परिवार बनता भी नहीं है। परिवार होने के लिए कम से कम पति पत्नी और उसके एक संतान होना जरूरी होता है। ठीक है, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है, परिवार जो है एक व्यक्ति का समूह है। ठीक है, अब वह व्यक्ति जो होता है वह रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे उसमें दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, पापा है, मम्मी है। ठीक है, इस प्रकार से भाई है, बहन है, ये सब रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तथा जो परस्पर नातेदार हैं, जो एक दूसरे से परस्पर जो है नातेदार होते हैं, नाता होता है। ठीक है, समान अर्थ में परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है। देख लीजिए, समान अर्थ में यहाँ से भी एक शुरू हो रहा है। ठीक है, परिवार समाज की वह प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। इन रहने वालों में पति पत्नी व उनकी संतान अनिवार्यतः होते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताया कि जो परिवार होता है वह समाज का एक प्रथम इकाई होता है। जो हमारा समाज है, समाज में जो अब समझिए ना, गांव है, गांव में जो सबसे प्रथम जो इकाई होता है वह परिवार ही होता है। परिवार के बाद मोहल्ला, मोहल्ला के बाद गांव, गांव के बाद अलग अलग बड़े पैमाने पर होता है ये चीज़ें। तो परिवार जो है समाज की एक प्रथम इकाई है जिसमें कुछ मनुष्य मिलकर रहते हैं। मनुष्य कहा जाए तो इनमें पति पत्नी और उनके एक संतान अनिवार्य होते हैं परिवार में। ठीक है, यही परिवार होता है। तो समान अर्थ में आप परिवार को यहाँ से भी आप यहाँ तक एक डिफिनीशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है यहाँ पे ध्यान, अटेंशन, ध्यान। अटेंशन मतलब क्या होता है? ध्यान। देख लीजिए, ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। अटेंशन जो होता है, ध्यान, यह एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है। इसे अवधान भी कहा जाता है। अब कहीं कहीं पर अगर आपको अवधान लिखा होगा तो घबराइएगा नहीं, क्योंकि ध्यान को अवधान भी कहा जाता है। मनुष्य का परिवेश यानी मेलू में उपस्थित अनेक वस्तुओं पर एक साथ चेतना कर पाना असंभव है। ठीक है, उसके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं में से कुछ उसके चेतना के केंद्र में आ जाती है, कुछ सीमा प्रदेश में रह जाता है, तो कुछ सीमा प्रदेश के बाहर ही रह जाता है। पर व्यक्ति द्वारा कुछ वस्तुएं जो उसके चेतना केंद्र में लाई जाती है, उस प्रक्रिया को ही ध्यान या अवधान कहते हैं। अब इसको मैं समझने के लिए, जैसे यहाँ पे कह रहा है कि मनुष्य का परिवेश में उपस्थित अनेक वस्तुएं, मतलब कोई भी चीज़ परिवेश में आसपास कोई भी चीज़ उपस्थित है, कोई भी वस्तु है, ठीक है, उन सब पर एक साथ चेतना कर पाना असंभव होता है। मतलब एक
साथ किसी चीज़ पर ध्यान लगाना असंभव होता है, ठीक है। उसके परिवेश में उपस्थित वस्तुओं में से जितने भी वस्तु उपस्थित है उनमें से कुछ उसके चेतना के केंद्र में आ जाती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य का ये ब्रेन है, चूँकि ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है। यह व्यक्ति का समझिए मन है, ठीक है, मानसिक है, मन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेतना का केंद्र है, ये चेतना का केंद्र है। जो इस चेतना के केंद्र में आ जाएगा वही ध्यान होता है, ठीक है। जो इस केंद्र जो बातें, जो वस्तु, जो भी चीज़ें इसके चेतना के केंद्र में आ जाएगा वह ध्यान में हो जाता है। लेकिन कुछ होता है, कुछ वस्तु जो होता है यह सीमा तक ही, इस सीमा प्रदेश में ही जो है रह जाता है, ठीक है। कुछ जो है सीमा प्रदेश के बाहर, यहाँ पर ही आकर यह बाहर से ही लौट कर चला जाता है। कुछ इस सीमा प्रदेश तक आता है, कुछ सीमा प्रदेश से बाहर ही लौट कर चला जाता है, कोई बात या कोई वस्तु। और कुछ जो होता है यह चेतना के केंद्र में चला जाता है। अब वह कुछ वस्तु हो सकता है, कुछ जो है सामान हो सकता है, कुछ कोई भी वस्तु, कोई भी बात, कुछ भी हो सकता है जो ध्यान में आने वाला हो। अब मैं यहाँ पे, अब जैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, 3 खूबसूरत जो है कन्या रास्ते से जा रही है, ठीक है। अब आप देखते होइएगा कि जब व्यक्ति को किसी पर नज़र जाता है डायरेक्ट ध्यान उस तरफ जाएगा जो उसको सबसे अट्रैक्टिव लगेगा। है 3 कन्या, ठीक है, लेकिन जो सबसे अट्रैक्टिव, जो सबसे सुंदर दिखेगा किसी व्यक्ति को, धड़ाक दिगर उधर ही ध्यान जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का जो चेतना केंद्र है वह व्यक्ति के जो सबसे सुंदर है वह, उसका जो छवि है वह चेतना केंद्र में प्रवेश कर गया और व्यक्ति का ध्यान डायरेक्ट इधर की तरफ आ गया। अब जो बाकी का 2 है, हो सकता है उसमें से बाकी के 2 में एक और हो जो जिसका थोड़ा मोड़ा ध्यान हो तो वह इस सीमा प्रदेश तक आएगा, और एक हो जिसका बिल्कुल ही नहीं याद होगा कि वो कैसी थी नहीं थी, तो इस हिसाब से वह बाहर से ही चला जाएगा। तो उसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा, इसके बारे में भी कुछ नहीं याद रहेगा। जो सबसे सुंदर चेतना केंद्र में जिसका छवि चला गया उसके बारे में आपको ध्यान में बैठ जाता है। तो यही अपना ध्यान होता है। बातों को समझ गए? चलिए आगे है अब आपका यहाँ पे ध्यान भंग या विकर्षण, डिस्ट्रैक्शन। वहाँ पे था ध्यान, यहाँ पे है ध्यान भंग, डिस्ट्रैक्शन। वहाँ पे था अटेंशन, यहाँ पे है डिस्ट्रैक्शन। देख लीजिए, व्यक्ति किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान कहीं और चला जाए या ध्यान में बाधा उत्पन्न हो जाए उसे ध्यान भंग या विकर्षण कहते हैं। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते अचानक से डीजे बजने लगा और आपका ध्यान जो है भटक गया, चला गया डीजे की तरफ, चूँकि डीजे वाला का जो वेव है ज़्यादा है आपके पढ़ाई से, तो इस कारण से क्या हो गया, आपका विकर्षण हो गया, ध्यान भंग हो गया। वही कहता है व्यक्ति या किसी उद्दीपक या वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते समय किसी अन्य उद्दीपक के कारण, मतलब किसी अन्य विषय वस्तु के कारण ध्यान कहीं और चला जाए या ध्यान में बाधा उत्पन्न हो जाए तो उसे ध्यान भंग या विकर्षण कहते हैं। ये उद्दीपक किसी विषय वस्तु को सूचित करता है, समझ गए ना। ये उद्दीपक किसी विषय वस्तु को सूचित करता है जिस पर आप ध्यान लगाना चाहते हैं, और उसमें जो है किसी अन्य उद्दीपक के कारण ध्यान भंग हो जाए तो वही डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भंग हो जाता है। अब आता है हैलुसिनेशन। हैलुसिनेशन एक होता है विभ्रम, ठीक है, विभ्रम वह स्थिति जिसमें किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति को किसी उद्दीपक के होने का आभास होता हो, विभ्रम कहलाता हो, ठीक है। एग्जाम्पल, प्रायः मानसिक रोगियों में इस प्रकार के प्रत्यक्षीकरण संबंधी त्रुटि पाई जाती है। जैसे एक डरा हुआ व्यक्ति रात में हिलते हुए पर्दे को भूत समझ लेता है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विभ्रम वह स्थिति जिसमें किसी उद्दीपक की अनुपस्थिति में भी व्यक्ति को किसी उद्दीपक होने का आभास होता हो, मतलब कोई वस्तु उपस्थित नहीं है लेकिन फिर भी व्यक्ति को लगता है कि नहीं वहाँ पे कुछ चीज़ें है, तो यही विभ्रम हैलुसिनेशन होता है। बातों को समझ गए? जैसे भूत नहीं है और भूत को समझ लेना, ठीक है, भूत नहीं है लेकिन फिर भी भूत दिखाई दे रहा है, सामने भूत है, तो यही एक विभ्रम होता है। और यह मानसिक रोगियों में दिखाई पड़ने वाला एक त्रुटियाँ होती है प्रत्यक्षीकरण में, जो एक डरा हुआ व्यक्ति रात में हिलते हुए पर्दे को भी भूत समझ लेता है, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम्पल है। आगे है भ्रम। है भ्रम एलूजन होता है वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति किसी वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है, भ्रम कहलाता है। भ्रम में किसी उद्दीपक की उपस्थिति में ही उद्दीपक का त्रुटिपूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है। भ्रम में क्या होता है, वहाँ पे क्या था विभ्रम में, कि वहाँ पे कोई वस्तु नहीं था लेकिन फिर भी व्यक्ति जो है उसको समझता है कि ये फलाना चीज़ है, तो वह विभ्रम हो गया, हैलुसिनेशन।
लेकिन भ्रम में क्या होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे देख लीजिए, किसी स्थिति में कोई व्यक्ति विषय वस्तु या उद्दीपक का सही प्रत्यक्षीकरण नहीं कर पाता है, मतलब सही तरीके से उसको जज नहीं कर पाता है, वही भ्रम हो जाता है। जैसे रोड पे हम चल रहे हैं और रोड पर एक जो है आप मोटा सा रस्सी पड़ा हुआ है, लेकिन दूर से देखने पर लग रहा है कि यह सांप है, सांप है, सांप है, और उससे व्यक्ति डर जाता है, तो यही भ्रम होता है। अब यहाँ पे रस्सी तो है, ठीक है, रस्सी तो है, लेकिन क्या हो रहा है, हम उसको गलत तरीके से प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, मीन्स गलत हमको जानकारी हो रहा है, ठीक है, तो यही भ्रम होता है। बातें को समझ गए? मतलब गलत तरीके से चीज़ों को देखना, यानी गलत दिखना, जो चीज़ें है वास्तव में वो चीज़ें नहीं दिखना और कुछ और दिखना ही भ्रम कहलाता है, ठीक है, समझ गए? जैसे रात के समय में सामने पेड़ है और वह पेड़ जो है भूत दिखाई पड़ना, मतलब आप पेड़ को भूत समझ रहे हैं, मतलब गलत तरीके से आप जो है प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण है, प्रत्यक्षीकरण में त्रुटि हो रहा है, एरर हो रहा है, वही भ्रम होता है। समझ गए? चलिए, अब आता है यहाँ पे है संकल्प। विल मतलब होता है संकल्प, व्यक्ति की वह क्षमता जो अवांछित सोच, भावनाओं व संवेगों को नियंत्रण का कार्य करती है, ठीक है, संकल्प कहलाती है। संकल्प का क्या मतलब होता है कि व्यक्ति की वह क्षमता जो अवांछित सोच, ठीक है, जो अनवांटेड सोच, मतलब जिसे हम नहीं चाहते हैं वैसे सोच, वैसे भावनाओं, वैसे संवेगों पर नियंत्रण का कार्य जो है हमारा संकल्प करता है। संकल्प शक्ति स्वयं के द्वारा स्वयं के नियम हेतु चैतन्य प्रयास होते हैं। संकल्प व्यक्ति के निर्णय लेने व अनुसरण करने की क्षमता है। इससे माध्यम से व्यक्ति किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है। वही चीज़ें संकल्प है। संकल्प लेकर व्यक्ति जो है अपने सामने कोई भी चीज़ें है उसको पूरा करने का प्रयास करता है, ठीक है। इसमें जो भी बाधा आता है उसको दूर करता है व्यक्ति, संकल्प से एक निश्चित मार्ग मिलता है, ठीक है। इससे स्वयं शक्ति को स्वयं से नियम हेतु जो है चैतन्य प्रयास व्यक्ति करता है, ठीक है। और संकल्प जो है व्यक्ति का एक ऐसा क्षमता है जो आपके सोच को, जो आपके भावनाओं को, आपके संवेगों को जो अवांछित है उस पर नियंत्रण करता है संकल्प। इसीलिए देखते होइएगा जो व्यक्ति संकल्प लेकर चलता है, देखते होइएगा छोट मोट त्रुटि, छोट मोट गड़बड़ चीज़ें, निगेटिव थिंकिंग, ये सब खुद को हटा देता है और वह व्यक्ति आगे अपने लक्ष्य की तरफ प्रयासरत रहता है। तो बिल जो है आपके लक्ष्य को पाने में मदद करता है, या आपके बाधाओं को दूर करने का भी प्रयास करेगा, और इसके द्वारा अवांछित सोच, भावना, संवेग पर भी नियंत्रण होता है, और यही विल होता है। विल जो है, विल शक्ति, संकल्प शक्ति जो है स्वयं के द्वारा स्वयं के नियम हेतु चैतन्य प्रयास होते हैं। जो व्यक्ति स्वयं से नियम करता है कि हमें ये चीज़ करना है, संकल्प लेता है और स्वयं से ही जो है वह नियम करके आगे की तरफ चलाता है, ठीक है। जैसे पढ़ाई के लिए संकल्प लेता है कि डेली हमको सुबह 2 घंटे 5 से 7 पढ़ना है, तो वह व्यक्ति डेली बाय डेली अपने नियम के अनुसार 5 से 7 जो है प्रयास करेगा कि हम पढ़े, और वो पढ़ता भी है। इसीलिए इसे स्वयं के द्वारा स्वयं के नियम हेतु चैतन्य प्रयास कहा गया, ठीक है। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे मैंने आपको करा दिया, बहुत अच्छा, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी डिफिनीसन समझा दिए। अब आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए। इसको वेबसाइट nursingyan.com पर जाइएगा, मैं बता देता हूँ आपको। nursingyan.com पर जाना है। GNM फर्स्ट ईयर के बिहेवियर साइंस में क्यूबी एंड डिफिनीसन वाला में यह आपको मिल जाएगा डिफिनीसन। वहाँ पे एक ही पोस्ट में सबको मैं दे रखा हूँ, आप वहाँ से कॉपी में नोट्स बनाइए या सिर्फ वहीं से पढ़िए, आपके ऊपर है, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।